वेलकम बैक टू लैबवाला अकेडमी। तो अभी जैसे हमारी ब्लड बैंक की सीरीज चल रही है जनरल इम्यूनोलॉजी की, तो अभी हमारा करंट टॉपिक चल रहा है एंटीजन। तो एंटीजन में जैसे कि हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, एपिटोप के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा एक और नया टॉपिक के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोल्यूबल एंटीजन। तो कल हमने पढ़ा था कि एंटीजन के क्या उसके ऐसे सरफेस पर एक बाइंडिंग साइट होती है जिसको कि एपिटोप नाम से जाना जाता है। ये एपिटोप ही जाके आगे जाके एंटीबॉडी से जुड़ते हैं जो उसका नाम पेराटोप होता है। पेराटोप एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं और एपिटोप एंटीजन पे। अगला है सॉल्यूबल एंटीजन। तो सॉल्यूबल एंटीजन जो होते हैं वो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि सीरोलॉजी डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे माइक्रोबायोलॉजिकली जो भी टेस्ट होते हैं लाइक बैक्टीरियल या वायरल, जैसे HIV, HBCG या वटेवर जो भी है, तो ये सारे जो भी बैक्टीरियल एंटीजन होते हैं ये सारे एंटीजन आपके सीरम में प्रेजेंट होते हैं। सीरम में ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है अगर इनके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी बनी है। तो एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स के बेस पे वो आपका रिजल्ट आपका पॉजिटिव या नेगेटिव आता है सीरोलॉजी के अंदर। अगर वायरल लोड भी अगर हम लगाते हैं तो वो भी उस वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनी है जो कि आपके सीरम में प्रेजेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो बॉडी में वायरस बैक्टीरिया के एंटीजन होते हैं उस बेस पे हमें उनका डिटेक्टेशन किया जाता है। तो सॉल्यूबल एंटीजन का मतलब क्या है, आज हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो ए सॉल्यूबल एंटीजन इज एन antigen that can dissolve in a solution like blood or lymph or circulate फ्रीली थ्रू आउट द बॉडी। यानी हमारी बॉडी में कहीं पे भी अगर एंटीजन प्रेजेंट है पर वो आपके ब्लड के लिम्फ में या जो भी आपकी बॉडी में कहीं पे भी अगर सर्कुलेट हो रहा है तो वो एंटीजन सॉल्यूबल कंडीशन में होते हैं आपके ब्लड में। दिस सब्सटेंस कैन ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स। दे आर फॉरेन एंटीजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जन। यानी ये जितने भी सॉल्यूबल टाइप के एंटीजन हैं वो सारे फॉरेन एंटीजन होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर बाहर से आए हैं। इन केस ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज सेल्फ एंटीजन। लेकिन जो जो आपके ऑटोइम्यून डिजीज को कॉज करते हैं वो एंटीजन सेल्फ एंटीजन होते हैं। आपकी बॉडी के टिश्यू पर ही कहीं ना कहीं वो एज ए वहाँ से जो सबस्टांस होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं जिसको एज ए आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एज ए एंटीजन उसको रिकमेंड करता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का जो एंटीजन होता है वो सेल्फ वाला होता है, लेकिन सोल्यूबल एंटीजन वो एंटीजन होते हैं जो कि बाहर से कोई बैक्टीरियल, वायरस या कोई भी फंगस टाइप का जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करता है, लेकिन वो एंटीजन आपके आगे जाके ब्लड में, लंब में कहीं पे भी अगर वो स्टोर हो जाता है तो वो सोल्यूबल एंटीजन कहलाता है। इसके बेसिस पे ही आगे जाके सीरोलॉजी में डिटेक्टेशन किया जाता है, क्योंकि एंगेस्ट में जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जब उस पर काम करता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, देन इनका जब कॉम्प्लेक्स बनता है एंटीबॉडी के साथ तो वो सॉल्युबल एंटीबॉडी, सॉल्युबल एंटीजन कहलाते हैं। आगे देखते हैं। तो इसमें आगे हम बता रहे हैं यहाँ पर कि वेन ए सॉल्युबल एंटीजन एंटर द बॉडी इट कैन इंटरेक्ट विथ इम्यून सेल लाइक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर रहे हैं APC के बारे में। तो ये APC क्या होती है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यानी जितने भी सॉल्युबल एंटीजन होते हैं वो हमारी बॉडी में वो इंटीग्रेट करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या हो सकती है हमारी बॉडी में? आगे देखते हैं कि APC प्रोसेस द एंटीजन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट एंड प्रेजेंट देम ऑन दियर सेल सरफेस इन ए कॉम्प्लेक्स विथ मेजर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यानी कि जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि जो भी फॉरेन एंटीजन होते हैं वो बॉडी में एंटर करने के बाद एंटीबॉडी के साथ बाइंड करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफेज टाइप की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं जो कि वो किसी भी एंटीजन को जब उसके एपीसीज में पार्टिसिपेट करती है तो वो एंटीजन को स्मॉलर फ्रॉगमेंट में कन्वर्ट कर देती है, देन उनके बीच में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है। दिस कॉम्प्लेक्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय T सेल ट्रिगर ऑन इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग एंटीबॉडी प्रोडक्शन ऑफ B सेल। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो B सेल और T सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये हमको एंटीबॉडी का बनाने का काम करते हैं। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एंटीबॉडी की, और एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन करेगा वो करेगा B सेल। अब ये B सेल भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे जाके प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी बनाते हैं। तो प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी
जो बनेगी वो किसको रिकॉग्नाइज़ करेगी, आपके सॉल्युबल एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ करेगी जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है तो वो आगे जाके एंटीजन फाइनली आपके ब्लड में आ जाएगा, ब्लड में ही एंटीबॉडी भी आ जाएगी। तो इस तरह के एंटीजन एंटीबॉडीज सॉल्युबल कहलाते हैं। द इंटररिएक्शन ऑफ सॉल्युबल एंटीजन विथ एंटीबॉडी कैन लीड टू वेरियस आउटकम्स है। अब क्योंकि जब इनका एंटी रिएक्शन होगा, जब ये ब्लड में आ जाएंगे, आपके सीरम में आ जाएंगे, तो ये सॉल्युबल कंडीशन में होते हैं। उसी के कारण हमें सीरोलॉजी टेस्ट में इनकी साइड से हमें हेल्प मिलती है। हम किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफिकेशन करना है, किसी भी वायरस को अगर आइडेंटिफिकेशन करना है, तो हम पर्टिकुलर उनकी सेल के बेसिस से ज़्यादा हम उनके एंटीजन की जो उनकी पहचान होती है, एंटीजन जो कि हमारे ब्लड में, क्योंकि हम कोई भी को डिटेक्ट करना होता है सीरोलॉजी में तो हम ब्लड का सैंपल लेते हैं। अगर हमें हेपेटाइटिस हुआ है या मान लीजिए कोई भी दूसरी वायरस की बीमारी हुई है या कोई हमें टाइफाइड हुआ है या और भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो जहाँ ब्लड का सैंपल लिया जाता है तो ब्लड के सैंपल के साथ आपके सीरम में ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही आगे जाके प्रेजेंट होते हैं। अगर ये प्रेजेंट होंगे तो ये पॉजिटिव दिखाएंगे और अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपको कोई भी डिटेक्टेशन आपका नेगेटिव आएगा। अगला है न्यूट्रलाइजेशन। तो एंटीबॉडी कैन बाइंड टू द एंटीजन ब्लॉकिंग द एक्टिविटी एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम कॉजिंग हार्म। देखिए, जब एंटीजन आपकी बॉडी में जब एंटर करता है तो ये आपके इम्यून सिस्टम को एक सिग्नल देता है, उसको ट्रिगर करता है कि अब तुम्हें एंटीबॉडी को बनाने का काम करना है। जैसे कोई एंटीजन आपकी बॉडी में प्रवेश करता है तो वो उसको ब्लॉकिंग करके और देन उसको प्रिवेंट करता है आपको किसी भी नुकसान, आपके टिश्यू या सेल को नुकसान पहुंचाने से। तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन भी तभी होगा जब ये सॉल्युबल एंटीजन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद होता है ऑप्सोनाइजेशन। एंटीबॉडी कैन coat bind to the antigen and it more recognize and engulfed by phagocytosis immune cell like macrophage। यानी कि ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आपकी कोई ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं फेगोसाइटोसिस मैक्रोफेज। अब ये जो हमारी बॉडी में जो इस टाइप की जो कि मैक्रोफेज सेल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है कि इस तरह से फेगोसाइट की रिएक्शन बनाती है जहाँ पे ये एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और ये फेगोसाइट उसको इंगल्फ कर लेती है, तो इसको हम बोलते हैं फेगोसाइटिक रिएक्शन। तो किसी भी एंटीजन को इंगल्फ करके उसको मारना ही क्या कहलाता है, ऑप्सोनाइजेशन, जो कि आपके इसमें सॉल्युबल एंटीजन का ही पार्टिसिपेट है। अगला है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन भी पार्ट ऑफ सॉल्युबल एंटीजन का ही है। अगर आपकी बॉडी में सॉल्युबल एंटीजन प्रेजेंट है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर ये है, आगे देखते हैं कि इन दिस प्रोसेस वेयर एंड एंटीबॉडी बाइंड टू इट्स स्पेसिफिक एंटीजन फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर एक बार तो एंटीबॉडी जैसा एंटीजन है उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी उसके साथ रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करने के बाद फॉर्मिंग करेगी एक कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट देन बाइंड एंड कंज्यूम और फिक्स, यानी कि वो उसको बाइंड करके फिक्स करेगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन फ्रॉम द सीरम। तो कॉम्प्लीमेंट एक टाइप का आपका प्रोटीन ही मॉलिक्यूल होता है जो कि सीरम में प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट की वजह से हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर एंटीजन ही एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। व्हेन ए पेशेंट सीरम कंटेन स्पेसिफिक एंटीबॉडी दे विल बाइंड टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन। यानी कि अगर साल्मोनेला का एंटीजन है तो साल्मोनेला की एंटीबॉडी होगी, हेपेटाइटिस वायरस का एंटीजन है तो हेपेटाइटिस के अगेंस्ट में बनने वाली एंटीबॉडी होगी। ऐसा नहीं है कि साल्मोनेला का एंटीबॉडी वायरस पे जाके इफेक्ट हो जाएगा, नो, वायरस के लिए वायरस की एंटीबॉडी, बैक्टीरिया की एंटीबॉडी होगी। दिस कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी। दिस कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन विच इज एन एक्चुअल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। यानी ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये आपके इम्यून एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो इसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। इन दिस प्रोसेस डन बाई सेपरेट इंडिकेटर सिस्टम इज़ यूज्ड है आरबीसी कोटेड। जब हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन पे जब हम वीडियो बनाएंगे, सीएफटी बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको उसमें क्लियर समझाऊंगी कि कैसे ट्यूब के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, और साथ में जब अगर कॉम्प्लीमेंट को उसमें यहाँ जोड़ दिया जाए तो कॉम्प्लीमेंट जुड़ के ये बताता है कि यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। वहाँ पर हम इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं, जैसे कि समटाइम हम आरबीसी कोटेड एंटीबॉडी का यूज़ करते
सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम है। ये जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है वो एक तरह का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का पार्ट है, जो कि अब जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे जब हम कभी वीडियो बनाएंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको वहाँ पर समझ में आएगा। आगे आगे है हमारा आज का जो नया टॉपिक है एक और, इसका नाम है रेड सेल एंटीजन। ये रेड सेल एंटीजन क्या होते हैं देखिए, इनका सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रेड सेल आरबीसी एंटीजन आर मोलिक्यूल ऑन द सरफेस रेड सेल दैट कैन ट्रिगर ऑन इम्यून रिस्पॉन्स इफ दे आर फॉरेन टू अ पर्सन बॉडी। अब हम सब जानते हैं कि एक पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप होता है वो दूसरे पेशेंट के ब्लड ग्रुप जिसका जो अगर ए पॉजिटिव है तो हम ए वाले को ए का ही ब्लड चढ़ाते हैं। अब ए वाला ए को, बी वाला बी को, ए बी वाला ए बी को, इस तरह के जो हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं या ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग हम जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हमारे एंटीजन पाए जाते हैं। तो वो उसको समझने के लिए मैं इसमें डिटेल में वीडियो जो है वो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी। आज ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, तो आज हमने बेसिकली सॉल्युबल एंटीजन के बारे में समझा है और ये रेड सेल एंटीजन आज मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में कल हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आरबीसी एंटीजन क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपको मेरे नोट्स अगर अच्छे लग रहे हैं, आपको अगर समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इम्यूनोलॉजी के किस टॉपिक पे मुझे और भी अच्छे से वीडियो बनाना चाहिए, ताकि आपको ब्लड बैंक की सीरीज में आपको हेल्प हो पाए। इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट में ब्लड बैंक के अगर और भी कोई ऐसे टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर योर फ्रेंड्स एंड सर्किल, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आपको मिले और आपको नोट्स मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।